गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं किरण, प्रवक्ता जैन कन्या इंटर कॉलेज नई मंडी। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत सहित संपूर्ण विश्व आज कोरोना कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ रहा है, जिसके चलते स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी गैर सरकारी संस्थाएं, बाजार सब कुछ लॉकडाउन के कारण बंद चल रहे हैं। इसके चलते आप लोगों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए सरकार ने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दिशा निर्देश दिए। सरकारी निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी महोदया सेल्वा कुमारी जी व जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय श्री गरीब कुमार जी, इनके प्रयासों से ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं और मैं उनका धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने ऑनलाइन जो क्लासेस हैं उसके लिए हम लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराई। बच्चों, मैं कक्षा 12 की इतिहास का क्लास लूँगी और आपको इतिहास के विषय में पढ़ाऊँगी। बच्चों, हमारा पहला अध्याय ईंटें, मणके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता है। बच्चों, आपने कक्षा 11 में विश्व इतिहास के बारे में जाना, जिसमें आपने पृथ्वी पर मानव जीवन के शुरुआत, लेखन कला, शहरी जीवन, 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य, इस्लाम का उदय, उसका विस्तार, इनके बारे में जाना, यायावर साम्राज्य को जाना और बदलती हुई जो परंपराएं हैं उनके बीच जो टकराव है उनके बारे में आपने जाना और औद्योगिक क्रांतियां हैं इनको पढ़ा आपने और मूल निवासियों के विस्थापन के बारे में आपने जाना। क्योंकि कक्षा 12 में आप लोग अब भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जिसकी हमारी शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से होगी और भारतीय संविधान के बनने पर खत्म होगी। बच्चों, भारतीय इतिहास बहुत ही रोचक विषय है, जिसको पढ़ने से हमें हमारे अतीत के बारे में पता चलता है। इतिहास अतीत का अध्ययन है। किसी राष्ट्र या समाज का जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो हमें उसके अतीत के बारे में पता चलता है। बच्चों, किसी भी देश की संस्कृति सभ्यता की जो पहचान है वो संस्कृति और सभ्यता से ही होती है। अतीत से हमारा तात्पर्य सभ्यता और संस्कृति से ही है। संस्कृति के अंतर्गत मनुष्यों के क्रियाकलाप आते हैं और सभ्यता के अंतर्गत हम बात करें तो उनके भौतिक पहलू शामिल किए जाते हैं। बच्चों, भारतीय इतिहास को जानने का जो आधार है वो स्रोत है। स्रोत मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वेद, ग्रंथ, पुराण, महाभारत, महाकाव्य जो है ये शामिल है और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत शामिल हैं। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत जो हैं, उनमें अभिलेख, स्मारक, इमारतें, भवन और आभूषण, औजार ये सब शामिल किए जाते हैं। जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि ये जो अभिलेख या जो खुदाई में हमें जो सामान प्राप्त होता है उसके द्वारा हम इतिहास के बारे में अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। अब बात आती है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता बच्चों हमारे भारत की सबसे प्राचीनतम और विकसित सभ्यता है। इसको वैसा ही गौरव प्राप्त है जैसा कि विश्व में मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन आदि सभ्यताओं को प्राप्त है। हड़प्पा सभ्यता में नगरीय सभ्यता के सभी अब जो अवशेष हैं वो प्राप्त हुए हैं। वो धन्य धान्य से परिपूर्ण थी और विलासिता की बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर पाई गई। हड़प्पा सभ्यता बच्चों ये पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में लाहौर से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर मांड गोमरी जिले में स्थित है। सन 1921 में दयाराम साहनी जी ने इसका उत्खनन कार्य प्रारंभ किया, जिसमें बहुत सारे पुरावशेष प्राप्त हुए, जिनमें मोहरे सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन मोहरों पर कई सारे जानवरों के चित्र मिले हैं और इन पर एक ऐसी लिपि मिली है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो जब लिपि मिली उसको पढ़ा नहीं जा सका है तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें कैसे पता चलेगा। तो बच्चों
उसको पता करने के लिए जो उस समय के जो व्यक्ति थे उन्होंने जो वस्तुएं यूज की थी और जो वस्तुएं वहाँ से हमें प्राप्त हुई उनके आधार पर हड़प्पा सभ्यता का हमें ज्ञान हुआ है। वो पुरा वस्तुएं थी औजार, आभूषण, ईंटें, मनके, माप के सामान या बाट वगैरह ये सब प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान पाए हैं। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता, नगरी सभ्यता इत्यादि नामों से भी जानते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि इन नामों को कैसे नाम इनके ये रखे गए, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों सबसे पहला जो स्थल है वो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था इस सभ्यता का, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी अधिकतर जो प्रारंभिक स्थल है वो सिंधु नदी के आसपास ही प्राप्त हुए हैं। सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ थी, सहायक नदियों में जैसे कि चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, ये जो है वो सिंधु घाटी नदियों की सहायक नदियां हैं। इनके किनारे प्रारंभिक बस्तियां प्राप्त हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। लेकिन बाद में अन्य स्थानों से भी स्थल प्राप्त होने लगे, इसलिए ये नाम उपयुक्त नहीं रहा। अब इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं? बच्चों, भारत में आज़ादी से पहले 40 बस्तियां कम से कम मिली थी। अगर आज की बात करें तो कम से कम 1400 बस्तियां प्राप्त हो चुकी हैं। तो जो 40 बस्तियां हैं वो सिंधु नदी के आसपास ही पाई गई, लेकिन उसकी जो बाकी बस्तियां हैं वो सिंधु नदी और गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में पाई गई, जहाँ पर कभी सरस्वती नदी बहती थी, अब वो विलुप्त हो चुकी है। तो विद्वानों ने इसको सिंधु सभ्यता की अपेक्षा इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना अधिक उपयुक्त समझा। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा गया? क्योंकि इस स्तर पर जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले तांबे में टीन को मिलाकर कांसा धातु तैयार किया था, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का ये कुछ परिचय था। अब हम आपको काल निर्धारण के बारे में बताएंगे। बच्चों, जब समय की गणना की गई, अधिकतर इतिहास के जो बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होती है ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर वो समझ नहीं पाते कि क्या है, कैसे करना चाहिए। मैं बताती हूँ बच्चों, जब समय की गणना की गई तो ईसा मसीह के जन्म को आधार माना गया और उसके बाद भी जो समय गणना की गई उसको ईसवी कहा गया। जैसे पहली ईसवी, दूसरी ईसवी, तीसरी शताब्दी भी बोल सकते हैं। और ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसकी जो गणना की गई वो ईसा पूर्व के रूप में की गई। एक उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले हुआ, तो कैसे गणना करेंगे कि उस व्यक्ति का जन्म ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले हुआ। अब मान लीजिए वो 75 साल तक जीवित रहता है, तब क्या कहेंगे कि उसकी मृत्यु 25 ईसा पूर्व हुई। यानी कि हम गणना तो ईसा पूर्व की जो गणना है वो ईसा मसीह के जन्म की तरफ ही करते हैं। इसलिए अगर हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण की बात करें तो ये विद्वानों में हालांकि इसमें मतभेद है, कोई निश्चित डेट ये निश्चित नहीं कर पाए हैं, लेकिन पार्टी डेट के आधार पर इसको 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच इसको माना गया है। सभ्यता का आरंभ। कोई भी सभ्यता बच्चों एकदम विकसित नहीं होती है, उसका विकास क्रमिक रूप से होता है। खुदाई में हड़प्पा, विकसित हड़प्पा से पहले की भी कुछ सभ्यताएं मिली हैं जिनको पूर्व हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इन सभ्यताओं की जो विशेषता थी, एक विशेष प्रकार की मृदभांड शैली। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन। इस सभ्यता के और भी प्रमाण मिले हैं। कहा जाता है कि इनकी बस्तियां बहुत छोटी छोटी होती थी और बड़ी बड़ी संरचनाएं वहां से प्राप्त नहीं हुई। इस सभ्यता से संबंधित और भी जानकारी मिली है, जैसे
कि कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी के भी साक्ष्य मिले हैं। ये सभ्यताएं प्राय बता चुकी हूँ कि छोटी छोटी बस्तियां होती थी और बड़ी बस्तियों के अस्तित्व में नहीं होने के प्रमाण मिले हैं। और ये जो बस्तियां थी वहाँ पर ऐसे भी साक्ष्य मिले हैं कि इनको जलाया गया था और इन बस्तियों को छोड़कर वो लोग कहीं और भी चले गए थे। तो इस प्रकार से विकसित हड़प्पा और प्रारंभिक हड़प्पा जो है उनके बीच एक क्रम भंग पाया जाता है। अब दूसरा आता है कि निर्वाह के तरीके। निर्वाह के तरीके क्या थे हड़प्पा सभ्यता में? बच्चों, अधिकतर विकसित जो हड़प्पा सभ्यता है वो उन जगहों पर बनती जहाँ पर पहले प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यताएं थी। इनमें बहुत सारे ऐसे तत्व थे जो समान थे, जैसे कि निर्वाह के तरीके। खुदाई में अधिकतर साक्ष्य मिलते हैं कि ये लोग पेड़ पौधों को लगाते थे। अनाज की अगर हम बात करें तो गेहूँ, जौ, चना, तिल इत्यादि खुदाई में अनाज मिले हैं जिससे पता चलता है कि ये वहाँ के जो निवासी थे इन चीज़ों का वो यूजित करते थे। खुदाई में बहुत सारे पशु पक्षियों जैसे कि सुअर, भेड़, बकरी इत्यादि जानवरों की अस्थियां भी मिली हैं जिनसे पता चलता है कि ये लोग इनका मांस का प्रयोग करते थे। कुछ जंगली पशुओं के भी अवशेष मिले हैं जैसे कि दरियाई घोड़ा और मछलियां हैं और जंगली जानवर हैं उनके भी अस्थियां मिली हैं। लेकिन इस बात से ये पता नहीं चलता है कि ये लोग इनका शिकार करते थे या किसी और आखेटक समुदाय से इनके मांस को प्राप्त करते थे। इस प्रकार से ये अपने जीवन यापन करते थे। और भी अनाज थे जैसे कि बाजरे का अधिकतर जो है प्रमाण हमें गुजरात से मिलते हैं। जले हुए अनाज भी प्राप्त हुए हैं जिनसे इतिहासकार ये पता लगाते हैं कि किन किन यूजों का मतलब अपने ये निर्वाह में किन अनाजों का प्रयोग करते थे। इसके अलावा और भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी जो थे उनके निर्वाह के तरीके क्या थे। अब बात करते हैं कृषि प्रौद्योगिकी। खुदाई में अधिकतर साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ के लोग खेती किया करते थे। यहाँ पर जो मुहरें मिली हैं उन पर जो जानवर के चिन्ह मिले हैं जिसमें कि एक वृषभ का मतलब होता है बैल। तो इसे ये अनुमान लगाया जाए कि वो लोग खेती के लिए बैलों का और हलों का प्रयोग करते थे। हल जो है उसके साक्ष्य हमें मिले हुए हैं जिससे पता चलता है कि वो लोग खेती जो है वो हल के द्वारा करते थे। कालीबंगन जो कि राजस्थान में है वहाँ से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और ऐसे रेखाएं मिली हैं जो ऐसा लगता था कि वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और दो प्रकार की फसलें एक साथ उगाए जाने के भी प्रमाण मिले हैं। और ये भी पता चला है कि जब ये फसलें होती थी तो उन फसलों की कटाई कैसे होती है उसके भी साक्ष्य कुछ औजार मिले हैं जिनसे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि वो इन औजारों का फसल की कटाई में प्रयोग करते थे। इसके अलावा सिंचाई कैसे करते होंगे इसके भी साक्ष्य मिले हैं। कई अफगानिस्तान के सत्तरगढ़ी एक क्षेत्र है वहाँ से नहरों के साक्ष्य मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि वो लोग नहरों के द्वारा सिंचाई का कार्य करते होंगे। इसके अलावा जो दूर के क्षेत्र थे वहाँ से कुएं, जलाशय भी प्राप्त हुए हैं। जलाशय जैसे कि भारत में धौलावीरा जो कि गुजरात में है वहाँ से एक जलाशय मिला है और उसमें ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसमें पानी का संचयन होता होगा जो कि वो अपनी सिंचाई में प्रयोग करते होंगे। ये रहा कृषि प्रौद्योगिकी से पता चलता है कि उस समय के लोग किस प्रकार से खेती करते थे, फसलों की कटाई करते थे और सिंचाई के उनके साधन क्या थे। अब बात करते हैं पुरावस्तुओं की पहचान कैसे। जो खुदाई में पुरावस्तुएं प्राप्त होती हैं उसके इतिहासकार किस प्रकार से अनुमान लगाते हैं। जैसे कि खुदाई में अनाज मिला है तो पता करने की कोशिश की जाती थी कि वो किन किन तरीकों से अपना भोजन को तैयार करते हैं। जैसे मान लीजिए भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। किसी अनाज पीसने के लिए यंत्रों की आवश्यकता, बनाने के लिए उसके मिश्रण को तैयार करने के लिए, उसको पकाने के लिए बर्तन की आवश्यकता होगी। तो उस समय के लोग धातु के या मिट्टी के बर्तनों का यूज करते थे। खुदाई में बहुत सी चक्कियाँ मिली
कि वो अनाजों को उस पर पीसते होंगे। कुछ छोटी हैं और कुछ बड़ी हैं। छोटी चक्कियों पे अधिकतर ऐसा अनुमान लगाया गया है कि वो लोग मसाले या जड़ी बूटियों को उसमें पीसते होंगे। इस प्रकार से जो खुदाई में सामान मिलता है, इतिहासकार उसके अनुसार बताते हैं कि इतिहास का पता करते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर लोग अपने जीवन का निर्वाह करते थे। खुदाई में मिली वस्तुओं के आधार पर ही पुरातत्वविद इतिहास के बारे में जानते हैं। अब मैं बात करती हूँ मोहनजोदड़ो। हड़प्पा स्थल में सबसे प्रसिद्ध एक पुरा स्थल है मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। बच्चों, 1922 में राखलदास बनर्जी जी ने इसकी खुदाई की। उन्होंने इसमें बहुत सारे यहाँ पर खुदाई में चीज़ें प्राप्त की, जिसके आधार पर इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले आता है नियोजित शहर। मोहनजोदड़ो एक बहुत ही नियोजित शहर था, इसके प्रमाण हमें मिले हैं। ये नगर प्राय 2 भागों में बटा हुआ था, एक छोटा भाग और एक बड़ा भाग। छोटे भाग को इतिहासकारों ने दुर्ग का नाम दिया और जो बड़ा शहर था उसको उन्होंने शहर का नाम दिया। दुर्ग की ऊंचाई जो थी वो चबूतरा बनाकर इस दुर्ग का निर्माण किया गया था, इसलिए ये ऊंचा था और इस दुर्ग के चारों तरफ दीवारों का भी निर्माण किया गया था। इसका मतलब ये था कि ये जो दुर्ग था उसको निचले शहर से अलग किया गया था। अब बात करते हैं निचले शहर की। ये शहर निचला शहर काफ़ी बड़ा था और इसमें अधिकतर आवासों के प्रमाण मिले हैं कि लोग यहाँ पर रहते होंगे और यहाँ पर जो उनके भवन थे, जो संरचनाएं थी, वो भी ऊंचाई पर प्राप्त हुई है। यानी कि इनके जो भवन है वो ऊंचाई पर बनते थे। कैसे कि पहले ईंटों का एक चबूतरा बनाया जाता था, उस पर इनके जो भवन थे उसका निर्माण किया जाता था। ऐसे साक्ष्य मिले हैं।